हेडिंग वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट हमने पहले डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था ना। डॉट था वो स्केलर था, स्केलर उसका आंसर स्केलर में ये वेक्टर ही होगा। क्रॉस मतलब बीच में क्रॉस लगेगा, मल्टीप्लाई का साइन लगेगा। ठीक है जी, फॉर्मूला लिखेंगे। उसमें कैसे लिखते थे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसमें क्रॉस लिखेंगे, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज क्रॉस प्रोडक्ट, ताकि दोनों का आइडेंटिफिकेशन हो पाए कि कौन सा कर रहे हैं हम। इसका आंसर वेक्टर में आएगा, उसका स्केलर में आता था। तो इसका लिखो सेम फॉर्मूला, ए का मैग्नीट्यूड इनटू बी का मैग्नीट्यूड, साथ में बस चेंज क्या है, साइन थीटा एन कैप। साइन थीटा क्या है, एन कैप। अब साइन थीटा तो पता लग गया आपको, दो वेक्टर होंगे उनके बीच का एंगल थीटा हो गया। स्केलर में कॉस निकाला था, वेक्टर में साइन निकाल लेंगे उसका। अब एन कैप क्या है, एन कैप होता है 1 यूनिट इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। जो आंसर आएगा ना, दो वेक्टर का जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा ना, वो एक वेक्टर होगा, उस वेक्टर का 1 यूनिट एन कैप, मतलब वो आंसर एन वेक्टर आने वाला है आपका, एन वेक्टर का एन कैप। ठीक है, ज्यादातर हम एन कैप की वैल्यू कितनी लेते हैं, 1, क्योंकि वो 1 यूनिट है। लेकिन इसको फॉर्मूले में कई बार नहीं भी डालते हैं, कई बार डालते हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज ठीक है। लेकिन जहां पे ये इसलिए लिखवाया गया कि जो अगला चैप्टर आने वाला है 3D, वहां पे इस एन कैप का बहुत 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 ज्यादा यूज है। ठीक है, अब व्हाट इज दिस 1 यूनिट इन द डायरेक्शन ऑफ, या इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू प्लेन। वो कौन सा प्लेन, आपकी एक फिगर बनी है, फिगर 10.23 दिख रहा है। एक फोटो भी, बंदा ऐसे ऐसे हाथ बना के बैठा हुआ है, राइट हैंड जो थंब रूल या लेफ्ट हैंड पाम रूल करते थे, वो वाला है। तो वो हम उस पे नहीं जाएंगे। हमको मान लो एक ए वेक्टर दिया है और एक बी वेक्टर दिया है, इसके बीच का एंगल कितना है, थीटा। 1 2 3 हो गए, इसका मल्टीप्लिकेशन निकालना है, तो ए का मैग्नीट्यूड उठा लो, बी की लेंथ उठा लो, साइन थीटा कर दो। अब व्हाट इज एन कैप, एन 1 यूनिट इन डायरेक्शन ऑफ प्लेन। एन को हम और भी बोलते हैं नॉर्मल। अगर आपको याद हो, नॉर्मल क्या होता था परपेंडिकुलर, 6 चैप्टर में नॉर्मल था, टेंजेंट था, नॉर्मल से परपेंडिकुलर थी। तो ऐसा एक वेक्टर जो दोनों ए वेक्टर और बी वेक्टर से क्या हो, परपेंडिकुलर। समझ गए हो। अब अगर मैं ऐसा देखूं, तो ये वाला, ये ए वेक्टर हुआ, ये बी वेक्टर, ये पूरा एंगल थीटा हुआ। ये जो बीच की लाइन है, ये इसके परपेंडिकुलर है, चेक कर लो, ये इसके भी है। ये वेक्टर हुआ एन वेक्टर। ठीक है, तो सर ऐसे इसके अकॉर्डिंगली तो फिर साइन थीटा हमेशा 90 डिग्री होगा। क्यों, क्या ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में 90 डिग्री एंगल है, चेक कर ले। इन दोनों के बीच 90 है, इन दोनों के बीच, इसमें तो कोई एंगल अलग आ रहा है ना, पॉसिबल ही नहीं है। समझ गया। अगर मैं ये दो बोलूंगा ये 90 होंगे, मैं तो इसको नॉर्मल बोल रहा हूँ। XYZ को देख लो, देख ले, XYZ है तो ये XYZ एक वेक्टर्स बना रखे हैं उन्होंने। तो ये 90 है, ये 90 है, तो वो ये और ये, हाँ, ये 90। तो ये हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, उसको थोड़ी करना है, वो तो सिखा रहा है ऐसे पकड़ने को। समझ गया। अब तो इसके लिए परपेंडिकुलर ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, वो परपेंडिकुलर कहीं भी हो सकता है ए वेक्टर ऐसे हो, परपेंडिकुलर ऐसा हो, दोनों का परपेंडिकुलर हो सकता है। तो इसको हम बोलेंगे एन वेक्टर, और इसकी फर्स्ट यूनिट, सिर्फ इतनी यूनिट पे क्या बोल रहे हैं हम, एन कैप। फिगर बना लो। पर ये बी वेक्टर के परपेंडिकुलर तो नहीं है बेटा, तो 3D फिगर बनाने के लिए मुश्किल होती है ना 2D पे, आपको सोचना है। ये रहा एन कैप, इसको तो बनाया खाली ऐसे करके। ये कौन सा, ये आप एन कैप कह रहे हो, अगर ऐसे उसको बेस लेके देख, ये रहा बी वेक्टर परपेंडिकुलर नहीं है, देख, देखा है कि नहीं, ये और ये, अच्छा ये देखना, ये एन है, ये बी है। अब ये देख परपेंडिकुलर है कि नहीं है, ये पकड़ना मुश्किल होता है ना। अब यहाँ पे लिख लो नॉर्मल टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, या प्लेन, जिस प्लेन पे एक ही बात होती है। तो इसकी वैल्यू क्या लेंगे, 1 लेंगे, लेकिन अगर स्केलर में लेंगे, ये एन कैप भी आता है, कई बार एन का मॉड भी आ जाता है, वो अभी आना शुरू हो जाएगा। अभी फिलहाल मेन बात समझो।
देखो आपको लिखा भी है वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, बुक में चेक करो पेज 449 पे, सच दैट सॉरी, और थीटा किसके बीच में है, 0 से पाई के बीच में, मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। एंड एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी वेक्टर, लिखा कि नहीं लिखा, मैंने भी तो ये लिखा है नॉर्मल टू बोथ ए एंड बी, इसको अंडरलाइन भी कर लो आप, ठीक है। अब ऑब्जर्वेशन उसकी लिखी थी हमने, अगर उसमें स्केलर में ए और बी वेक्टर परपेंडिकुलर होते तो उनका प्रोडक्ट 0 होता था। क्यों? cos थीटा क्या होता है, cos 90 0, लेकिन sin 90 0 नहीं होता, sin 90 1 होता है। तो अगर यहाँ पे ए और बी परपेंडिकुलर है उनका प्रोडक्ट 0 नहीं होगा, और जो भी होगा होगा, जो भी होगा। तो ये दोनों में कंफ्यूज मत होना, स्केलर में परपेंडिकुलर वेक्टर का प्रोडक्ट 0 आता है, वेक्टर में नहीं आता, ठीक है। वेक्टर में 0 तब आएगा जब उनके बीच का एंगल या तो 0 एक के ऊपर एक लाई कर दे या पाई हो, क्योंकि साइन पाई 0 होता है, साइन 0 0 होता है, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो, तो ऑब्जर्वेशन नंबर 1 कि जो A क्रॉस B है इसका आंसर क्या आएगा, एक वेक्टर आएगा, नॉट स्केलर, वेक्टर आएगा नॉट स्केलर, ये वेक्टर क्वांटिटी आएगी क्योंकि वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट है। अब A क्रॉस B वेक्टर 0 तब आएगा इफ एंड ओनली इफ, कब 0 आएगा अभी बताया था, इफ एंड ओनली इफ कब, या तो साइन थीटा 0 होगा और क्या कह सकता हूँ कि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा और पाई होगा, थीटा 0 होगा पाई होगा, विच मीन्स कि ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, कोलिनियर। उसमें क्या था, परपेंडिकुलर होंगे तो प्रोडक्ट 0 है, इसमें पैरेलल बोलो या कोलिनियर बोलो प्रोडक्ट 0 होगा ही होगा। कोलिनियर बोलोगे एक लाइन, अगर पाई है तो एक लाइन हो गई, और अगर 0 तो एक के ऊपर एक हो गया, पैरेलल कोलिनियर एक ही बात होती है वेक्टर के अंदर। कोई डाउट है तेरे को, कंफ्यूज हो रही है दोनों में? हाँ वो तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, मैं साथ बताता रहा हूँ। स्केलर में परपेंडिकुलर का प्रोडक्ट 0 आता है क्योंकि cos 90 0 होता है, इसमें साइन 0 0 होता है तो 90 का पंगा ही नहीं है यहाँ पे, तो इसमें कोलिनियर होगा तो 0 आएगा। बाकी तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस शिवदास जब करेंगे तब करेंगे। अगर थीटा पाई बाय 2 है, थीटा क्या है 90 डिग्री, तो बताओ आंसर क्या होना चाहिए, इसमें पुट करो तो देन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होगा ए मैग्नीट्यूड इनटू बी मैग्नीट्यूड, बस, क्योंकि साइन पाई बाय 2 कितना होता है 1 होता है। एन कैप लिख दो साथ में, ये लो, बुक में एन कैप नहीं लिखा, चेक कर सकते हो क्वांटिटी ऑब्जर्वेशन नंबर 3 में, क्योंकि वही 1 मान रहे हैं वो। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, उसमें हमने आई आई कैप को 1 माना, जे जे कैप को 1 और के कैप को 1। आई जे कैप क्या था याद करो, 0, क्योंकि आई और जे परपेंडिकुलर होते हैं, जे और के परपेंडिकुलर और के और आई परपेंडिकुलर, तो आई के कैप 0 था। यहां पे उल्टा हो जाएगा, आई आई 0 होगा, देख लो, अगर ये पर पैरेलल आई आई पैरेलल हो गया किसी के ऊपर, आई आई के बीच का एंगल कितना होगा, तो साइन 0 0 होता है, तो आई आई 0 हो गया, जे जे 0 हो गया, के आई जे 1 होगा, जे के आई, अब के आई 1 होगा, आई के 1 नहीं होगा, वो -1 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट रूल जो मेरे को बताना है, बताता हूं। पहले ये लिख लो, आई वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू जे वेक्टर, या सॉरी कैप लिखना था यहाँ पे, जे कैप इनटू जे कैप
इक्वल टू के कैप इंटू के कैप। आंसर क्या आना चाहिए? 0, बिकॉज साइन 0 इक्वल टू 0, क्योंकि इनके बीच का एंगल 0 रहेगा। उसमें 1 आता था क्योंकि cos 0 1 होता है। फिफ्थ लिख लो अलग से, आई कैप इंटू जे कैप इज इक्वल टू जे, अच्छा इज इक्वल टू के कैप, पहली ऑब्जर्वेशन। दूसरी, जे कैप इंटू के कैप इज इक्वल टू आई कैप। और लास्ट ध्यान से देखनी है, के कैप इंटू आई कैप इज इक्वल टू जे कैप। ये उल्टी नहीं कर सकते आप, मेरा रिवर्स नहीं कर सकते। ऐसा क्यों लिखा कोई बताएगा मेरे को, एक्सप्लेन करेगा? अरे बताओ बताओ बताओ, सोचो। अगर मैं इसको अभी आंसर छोड़ दो, वैसे इसका आंसर क्या आएगा? आई मैग्नीट्यूड, जे मैग्नीट्यूड, साइन 90 और एन कैप। प्रूफ करके दिखाओ ये कैसे आया, ये के कैप कैसे आया। अभी इस पे आ जाओ, इसका आंसर क्या आएगा इसके हिसाब से? आई मैग्नीट्यूड, जे मैग्नीट्यूड, फिर साइन 90, क्योंकि इन दोनों के बीच में 90 डिग्री होता है आई और जे के बीच में, ये तो पता ना, एक्स और वाई एक्सिस। और साथ में क्या आएगा? एन कैप, एन कैप आएगा। ये कितना हुआ? 1। ये कितना हुआ? 1। साइन 90 कितना हुआ? 1। बेटा 0 होता तो फिर ये 0 हो ना, साइन 0 0। अब एन कैप वो वेक्टर है जो इन दोनों से क्या है? परपेंडिकुलर। तो के कैप वही वेक्टर तो जो इन दोनों से परपेंडिकुलर होता है। आई जे के आपस में परपेंडिकुलर होते हैं कि नहीं होते? तो के कैप एक कॉमन वेक्टर नहीं है जो दोनों के परपेंडिकुलर है। तो मैं इस एन कैप की जगह पे क्या लिखने वाला हूं? के कैप। तो आंसर देख लो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा? तेरे को क्या समझ नहीं आ रहा? तेरा ध्यान आज कहीं और है। नहीं नहीं आई है। सर मेरे को भी ये बहुत डेंजर है। मेरे को एक छोटी सी बात बताओ, क्या समझ नहीं आया? ये फिफ्थ वाला क्यों हो पॉइंट। रहा है ये आ गया, हाँ ये आ गया। ये क्यों हुआ पहले ये बताओ। ये तो क्योंकि आपने बता दिया कि वो 0 होता है। परपेंडिकुलर। तो साइन 0 0 है इसलिए 0। अब इसका फॉर्मूला ये लगाया, आई मैग्नीट्यूड जे मैग्नीट्यूड साइन 90 होगा, आई और जे के बीच में 90 डिग्री होता है। ये तो पता है कि ये नहीं पता? साथ में एन कैप, ये फॉर्मूला आ गया। आई मैग्नीट्यूड 1 होता है कि नहीं होता? इट इज यूनिट वेक्टर। ये 1 होता है कि नहीं? साइन 90 कितना होता है? तो जो आई जे और के कौन सी एक्सिस होती है? एक्स वाई और जेड। ये रही एक्स एक्सिस, ये रही वाई एक्सिस, ये रही जेड एक्सिस। तो जो जेड एक्सिस दोनों से परपेंडिकुलर, तो एन की जगह पे के लिख दिया मैंने। एन एक वेक्टर है जो नॉर्मल टू बोथ, परपेंडिकुलर टू बोथ, किससे? ए और बी से। तो के वो वेक्टर है जो दोनों से परपेंडिकुलर है। एन की जगह पे के आ गया। पर आपने ऐसा क्यों कहा कि j into i के इक्वल ही? हाँ वो तो अभी आ रहा हूँ, पहले तो एक पॉइंट समझो, इकट्ठा क्यों समझ रहे हो सारा कुछ। यहाँ तक कोई डाउट? तो इसलिए ये साथ में लिख सकते हो बिकॉज ये। तो इसका आंसर क्या है? खाली के कैप। सिमिलरली जे और के, जे 1 1 साइन 91 आई आ जाएगा। अब जब इसको एक सर्कल में चलाना है आपने, पहले आई आता है, पहले एक्स वाई जेड, तो आई जे के। तो आई जे के अगर इसको बार बार लिखना तो ऐसे लिख लो, आई जे के 2 बार लिख लो। तो आप आगे की तरफ जाओगे, पीछे कभी नहीं आओगे। पीछे आंसर डायरेक्शन चेंज हो जाती है वेक्टर में। एंड वी आर फाइंडिंग ऑन वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, इसका आंसर वेक्टर में आएगा। एंड वेक्टर में डायरेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। स्केलर का प्रोडक्ट में कोई हमने माइनस का पंगा डाला ही नहीं, स्केलर का नंबर तो नंबर है। यहाँ पे आई जे के चल गया, फिर अगर जे के पकड़ोगे तो जे के बाद आई पकड़ोगे, फिर अगर के आई पकड़ोगे तो के बाद में आई दिख रहा है, फिर जे आएगा आंसर। आप आई जे के 2 बार लिख देना तो आपको मिल जाएगा। अगर आपने आई जे लिखा तो आंसर के आएगा, अगर आपने जे के लिखा तो आंसर आई आएगा, अगर आपने के आई लिखा तो आंसर जे आएगा। उल्टा नहीं है, कहीं पे देख लो आई के है, आई के है, मल्टीप्लाई भी हो रहा है कहीं से। अगर आई के करते हो तो आपका आंसर जे तो आएगा, पर वो माइनस। ये देखो ये आई के, वापिस जा रहे हो, वापिस जा रहे हो तो आंसर माइनस में आता है। डायरेक्शन चेंज होगी कि नहीं होगी? आप कैसे गए? आई जे का आंसर के, जे के का आंसर के आई का आंसर ये रहा, लेकिन आई के का आंसर माइनस जे
पीछे वाला जे है। फिर वापस आ जाओ, के जे का आंसर, के जे उल्टा हो गया, के जे का आंसर माइनस आई। पकड़ में आ रही बात? अगर राइट जाओगे तो प्लस, लेफ्ट आओगे तो माइनस, दोनों आएंगे क्वेश्चन आपको। तो आपको ये लिखना, ये बुक में नहीं लिखा हुआ, कॉपी में ध्यान से लिखना। आपको ये पैटर्न फॉलो करना है, आई जे के, फिर से आई जे के। अगर हम राइट जाते हैं तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। अगर हम लेफ्ट जाते हैं तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। बात पकड़ में आई कि नहीं आई? बेटा लेक्चर हमेशा टेढ़ा ही होता है, क्वेश्चंस तो होने शुरू हो जाते हैं। फिर प्रॉब्लम ये, स्केलर के बाद एकदम वेक्टर मैंने में बड़ी दिक्कत आती है, और दोनों बिल्कुल ऑपोजिट है। फिर अगला सिंपल सी एक बात दे रखिए कि अगर आपको दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है वेक्टर से, तो साइन थीटा निकाल लो। उसमें कॉस थीटा निकालना सिखाया था, साइन थीटा इज इक्वल टू, वो मैं नहीं लिखवा रहा क्योंकि सिलेबस में नहीं है आपके। सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन देखो जरा, वो क्या कह रहा है? अगर ए वेक्टर इन क्रॉस बी वेक्टर करेंगे तो ए बी का मैग्नीट्यूड आता रहेगा, साथ में साइन थीटा एन कैप आ जाएगा। इसका मतलब ये एन कैप कौन सी है? ये मैंने क्या बताया, अगर एन कैप ये ना लेके ये ले लेता हूं, ये भी तो परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर ऊपर जाए तो नीचे जाए, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस एन कैप हो जाएगा। तो पूरा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। फिर वो ए क्रॉस बी नहीं रहेगा, बी क्रॉस ए बन जाएगा माइनस साइन के साथ। ठीक है ना? ये वाली चीज वो बता रहा है। तो अगर ये आंसर है तो बी क्रॉस ए माइनस में हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना, तो आंसर आ जाएगा माइनस साइन थीटा एन कैप, और यहां पे डैश लगा देते हैं, डैश मतलब माइनस। लिख लो, जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी, बहुत कम जरूरत पड़ती है इसकी। अब सेवेंथ वही देखो जो मैंने लिखी है, ये वाली। लेफ्ट जा रहे हैं तो माइनस देखो, आई जे की जगह जे आई लिखा है सेवेंथ में, देख लो जरा। अगर जे आई जा रहे हो, देखो जे आई जा रहे हो, या यहाँ पे देखो जे आई जा रहे हो तो माइनस के आ रहा है, ये जे से आई गया तो माइनस के। फिर लिखा है के से जे, के जे पकड़ लो, के जे तो माइनस आई। पकड़ में आ रही है? तो सेम लिखने की जरूरत नहीं, यहीं पे निपट गया काम। उधर जाएंगे राइट तो लेफ्ट तो माइनस। एट देखो, ट्रायंगल लॉ। अगर ए बी एक बी वेक्टर है और ए सी एक ए वेक्टर है, आपको एरिया ऑफ क्या निकालना है? ट्रायंगल। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल? अरे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है वैसे? हाफ इनटू बेस इनटू हाइट होता है। यहाँ पे बेस क्या है आपका? बी वेक्टर। चेक कर लो बेस क्या है, बी वेक्टर है कि नहीं? और अब प्रॉब्लम ये है कि सर हाइट नहीं है हमारे पास, हाइट तो डीसी है ना, हाइट डीसी है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो क्या बनेगा आपका आंसर? ये एक ए वेक्टर दिया है, ये एक बी वेक्टर दिया है, ये थीटा हो गया इनके बीच का, साइन थीटा लेंगे। हाइट तो ये है ना। अब अगर मैं वो लगाता हूं ट्रिग्नोमेट्री, तो हाइट कैसे, हाइट निकाल लूंगा बड़े आराम से। कैसे? ये हाइट है, हाइट अपॉन ये ए वेक्टर, हाइपोटेन्यूज है ना, हाइट अपॉन में हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर कितना आता है? ये कॉसेक बनेगा। कॉसेक क्या? थीटा बनेगा कि नहीं बनेगा? चेक करो, थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज हुआ ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये परपेंडिकुलर नहीं है। अब ले ले यहाँ परपेंडिकुलर डाल दे, अब तो खुश हो जा। हाइपोटेन्यूज और हाइट में कंफ्यूज हो गई है ये। परपेंडिकुलर अपॉन में ए वेक्टर हाइपोटेन्यूज है, तो क्या आ जाएगा आंसर? कॉसेक थीटा
तो परपेंडिकुलर आपका आ जाएगा, cos x क्यों बोला? वही नहीं सॉरी मैंने गलत बोल दिया, साइन आएगा, मैं एच ऑन कर रहा हूँ, मैं भी एच से कंफ्यूज हो गया था। परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, साइन थीटा, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ गई, ए मैग्नीट्यूड, sin थीटा n कैप। अरे ये तो ट्रिग्नोमेट्री चल रही है, इसमें एन कैप कहाँ आ गया। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आई है, ए साइन कैप आई, कैसे आई, पंडित बद्री प्रसाद से। तो यहाँ पे बेस बी वेक्टर है, ये रहा बी वेक्टर, तो परपेंडिकुलर के जगह क्या लिख दूंगा, ए sin थीटा, और ये भी तो मॉड होगा ना क्योंकि वो चल रहा है बेस है। तो ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, चेक कर लो, n कैप वाला, एन कैप तो 1 होगा ना, तो ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, क्या मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ, हाफ इनटू a क्रॉस, बिल्कुल हाफ इनटू ए वेक्टर बी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। तो अगर एक ट्राइंगल आपके पास आता है, उसमें ये बेस है पर ये हाइट नहीं है, तो अब दो वेक्टरों को मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल विदाउट यूजिंग हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, ट्रायंगुलर लॉ। आप दो वेक्टरों को मल्टीप्लाई करके उसका हाफ कर दो, मैंने मैग्नीट्यूड लगाया है क्योंकि एरिया कभी वेक्टर में नहीं आता, दो वेक्टर को क्रॉस कर दो, मैग्नीट्यूड कर दो, क्या निकल आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। आपको डायरेक्टली ये यूज करना है, पर ये कैसे क्यों बना ये सिखाया मैंने आपको। हमने ट्रिग्नोमेट्री यूज की है हाइट निकालने के लिए। आपकी ट्रिग्नोमेट्री कब यूज होती है, एक एंगल और एक साइड पता हो, ये साइड पता है, ये एंगल पता है, तो ये निकल जाएगा ना। ट्रिग्नोमेट्री का यूज यही होता है ना 10th क्लास से। एक साइड, अगर दो साइड पता तो हम पाइथागोरस लगाते हैं, दो साइड पता तीसरी साइड निकालने के लिए। अगर एक साइड और एक एंगल पता हो तो पाइथागोरस नहीं लगाते, ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं। तो हमने वही लगाया, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज sin थीटा, परपेंडिकुलर की वैल्यू a sin थीटा यहाँ पुट कर दी मैंने डायरेक्टली, नोट करिए बेटा, ये तो ट्रिग्नोमेट्री है ना। ये पता लग गया हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। पंडित बद्री प्रसाद याद है, P अपॉन H क्या होता है, sin थीटा, P अपॉन H क्या होता है, तो ये रहा परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, ये ट्रायंगल मैंने ये वाला लिया सिर्फ इतना सा, तो ये 90 डिग्री एंगल। ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ कौन से ट्रायंगल में लगती है, राइट ट्रायंगल में। मैंने पूरा ट्रायंगल नहीं लिया, इतना लिया है। अब इसमें परपेंडिकुलर ये रहा, ये हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज की जगह ए वेक्टर लिख दिया मैंने, ये P अपॉन H है ना बेटा, तो ये और ये sin थीटा हो गया, तो ये P नीचे छोड़ दिया, ए ऊपर ले गया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो a sin थीटा आ गया, और ये सेम टू सेम वैल्यू यहाँ पुट कर दी। और इससे पता लग रहा है सेम फॉर्मूला बन रहा है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला डायरेक्टली क्या मिल गया, हाफ इनटू a क्रॉस b। अब a इंटू बी कोई नहीं बोलेगा, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट चल रहा है हमारा। अब ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में कितने ट्रायंगल्स होते हैं, तो 4 बन जाएंगे, 4 भी बन सकते हैं, a क्रॉस b, खत्म। दो ट्रायंगल है ना, दो ट्रायंगल है ना, तो इसको इंटू 2 कर दिया, तो वो हाफ, दो ट्रायंगल का बन गया पैरेललोग्राम, इंटू 2 करा तो ये हाफ से हाफ कट गया, वील गेट द फॉर्मूला ऑफ दिस। अब इसको प्रूव करके नहीं दिखाऊंगा और कंफ्यूज हो जाओगे वरना। अबे वो ऐसे थोड़ी, ऐसे नहीं पता है मेरे को। इसका ना आज फुल छुट्टी के मूड में है जी। शाम को तेरा रेस्ट हो गया ना, जैसिका ने प्रूफ किया है मेरे को। इसकी बात ये लीक कर देती बातें देख। नहीं सर, हम स्कूल का काम कर रहे थे, जेंडर इनइक्वालिटी पे, बहुत सेंसिटिव टॉपिक। सेंसिटिव कैसा है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इतनी बकवास तुमको इस पे पता है, जितनी मर्जी लिख दो इस पे। जब स्केल, मैंने आपको दो फॉर्मूले दिए थे, याद करो क्या, पहला था a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड cos थीटा, दूसरा ये था कि x को x से मल्टीप्लाई कर दो, y को y से मल्टीप्लाई कर दो, z को z से, क्योंकि i कैप तो करना ही नहीं है हमने। एक फॉर्मूला ये था डायरेक्टली। अब इसके अंदर दूसरा फॉर्मूला, अगर तो आपके वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड है तो आप क्या कर दो, लगा दो, और a क्रॉस b वेक्टर निकालने का सेकंड फॉर्मूला जो सबसे ज्यादा लोग यूज करते हैं, मैक्सिमम जो यूज करते हैं, उससे इजी ये होता है। अगर एंगल देखो, एंगल है तो ये लगाओ, एंगल नहीं है तो क्या करना है, आप चुपचाप से एक डिटर्मिनेंट बनाओगे, उसमें लिखोगे आई कैप, जे कैप, के कैप। भाई साहब
A1 A2 A3 B1 B2, ये वही हो गया x x y y z z, समझ आ गया ना। उसका x स्केलर x into x करके, और डिटर्मिनेंट निकालना सबको आता है कि भूल गए हो? बस बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एक बारी वो जब करेंगे तो करा देंगे। B3 minus A3 into B2, अरे बुक में सॉल्व हो रखा है, पूरा देख लो, कहानी मार रहे हो। यही होता है। अगर आपके पास थीटा है तो यू विल यूज दिस फॉर्मूला, मैग्नीट्यूड है, थीटा है। अगर थीटा नहीं है, मैग्नीट्यूड नहीं है, तो एक्स वाई जेड तो होगा। ये रहा एक्स एक्स, ये एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड, समझ गए। और आई कैप जे कैप, आई कैप जे के साथ में इसलिए रहता है इसमें क्योंकि इसका आंसर वेक्टर में आना है। क्लियर हुआ? अभी सॉल्व करके देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा ज्यादा, ठीक है। मैंने सही बोला था, मैं चेक कर चुकी। क्या? ओके, इतना बड़ा चेक कर लिया तूने? नहीं, मैंने एक क्वेश्चन में चेक करा है कि उन्होंने कैसे मल्टीप्लाई करके। चलो मैं ये आप क्लियर नोट करो, एग्जांपल 22 मॉड वाले, सॉरी डिटर्मिनेंट के फॉर्मूले से करके दिखाओ अपने आप। इसको डिटर्मिनेंट नहीं आता, मैं बोर्ड पे करूंगा 2 मिनट बाद। यस मैडम। मैं जो पार्ट है उसमें आपने बोला कि रियल जीडीपी कौन सी सेम है। पागल है क्या? मैं तो कब से देख रही हूँ उसको। हाँ, कौन सी ईयर की सेम है? निकाल के दिखा। उसके बगैर तेरे को पता कैसे लगेगी? इस यहाँ से देख के पता लग रहा है तेरे को? नहीं 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 नहीं, बुक में निकाल के दिखाई थी प्रॉपर। ये पेपर पे गाना सुनते सुनते कह रही है। आपको इतना भरोसा है किसी और से बात नहीं कर रही है? नहीं, क्योंकि मैंने किया था कि गाना चेंज कर दिया आपने। एक ये मुन्ना भाई थोड़ी चल रहा है कि आंसर तक बता रहा है कोई। आंसर दरअसल बंदा तो होना चाहिए ना। फिर क्लास में सारे इससे नीचे ही है, तो जो तो नहीं है यहाँ पे, उनको आंसर नहीं याद। आंसर वो अपना पेपर कर रही है, ये मुन्नी भाई थोड़ी है। मैं आज तक मुन्ना भाई एमबीबीएस ही देखी। फिर आपने दुनिया में कुछ देखा ही नहीं। ये बात तुम्हारे जैसे लोगों के लिए हमारे देश में स्वराज्य नहीं आ रहा है। स्वराज्य क्या होता है? वो तो मैंने डायलॉग मार दिया भगत सिंह का। मैं भगत सिंह देखी। स्वराज्य जो केजरीवाल कहता है कि खुद का राज, वो गोरों को भगा के हमारा इंडियंस का राज। निकालो जी, जिसको नहीं आता वो मेरे को बताए। पेपर चल रहा है, मैं क्या बताऊं? मैथ्स का क्वेश्चन आप पूछो। क्या? नहीं 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 65 डिवाइड बाय 10 6.5 होता है, ऐसे नहीं होता जो आप कर रहे हो। -2 -15। पहले अपने एक्स वाई जेड तक के अलग अलग कर लिए, तो पता लग गया कब ये लेना है कब वो लेना है। सिमिलरली स्केलर के लिए जिसको नहीं आता वो अपने हिसाब से आई के हिसाब से करेंगे। हाँ, आई के हिसाब से करेंगे। आई कैप अगर लेते हैं तो क्या लेंगे? -2 -5 15। फिर अब माइनस जे कैप लेते हैं, अगर याद हो, एक प्लस एक माइनस एक प्लस था, तो बीच में माइनस आता है। -4 -9 प्लस के कैप। 5 2 10 3 1 3। देख लो बोर्ड पे। सर ये बीच में तो प्लस दिया था, माइनस आता है। प्लस माइनस प्लस, अच्छा सुनो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। आपने हमेशा आई जे के हिसाब से ही करना है, तो आपको तो रूल ही फॉलो करना है। ये प्लस होगा, ये माइनस प्लस। आगे बेटा याद। चलो, -17 आई कैप, -13 जे कैप, +7 के कैप। आंसर खत्म। लगे रहो तुम। ये 10 + 3 ना। कैसे? बीच में तो माइनस होगा ना। फर्स्ट टर्म 5 2 10 -3 क्या होता है? बेटा, ये माइनस ये होता है ना। है? हैं? बाकी जगह कर। नहीं, इधर देख ले। -2 -15, ठीक है, -4 -9। सर 17 का स्क्वायर कहाँ से आ गया? नहीं करना ही क्यों है? रूट में वो स्क्वायर नहीं करते। किधर है रूट? हमारे आंसर में वो मॉड निकाला है उसका। नहीं निकाला। अच्छा, क्वेश्चन में बोला है, सॉरी सॉरी, वो तो मैग्नीट्यूड निकाला है ना। मैं तो भी क्रॉस पे हूँ, इसका क्रॉस निकल गया। अब क्रॉस मतलब ये इसका मल्टीप्लाई कर दिया। अब वो कह रहा है इस वेक्टर का क्या, मान लो फॉर एग्जांपल ये वेक्टर कौन सा है? डी वेक्टर, ठीक है। ये वेक्टर कौन सा है? ये पूरा एक वेक्टर कौन सा है? डी वेक्टर आ गया। अब डी वेक्टर का क्या निकालना है? मॉड। वो आपको आता है x² y² z²। तो 17² + 13² + 7² का
रूट आंसर क्या आ गया 50। देखो मैंने ओरली निकाल दिया सर आप एक बार आपने और निकाला 7 वाले बता दो किसका 289 होता है ना अभी निकाल झूठी है हाँ 289 ठीक कह रही है नहीं 289 होता है क्योंकि 16 का 289 होता है इतना तो मेरे को भी आता है मैं चेक भी कर लूंगा क्योंकि 16 का 256 होता है वही मैं बोल रही हूँ 89 तूने 49 बोला था आंसर गलत आ रहा था 49 तूने बोला था चल कोई नहीं जैसिका कोई नहीं मैथ्स उसकी वैसे एक बार गलती कर दी कोई ऐसे नहीं तेरे को साफ कहते हैं। तू पागल हो करी जा रही है क्या हो गया छोटी सी बात पे लड़ रहे हो तुम लोग या तुम लोग अपना YouTube चैनल क्यों नहीं खोलते चिंकी मिंकी वाला हेलो गाइस This Shinky and this Minky. इसीलिए पागल हुई जा रहे हो सॉरी वी बीन inactive for so long एग्जाम्पल 23 बाद में करेंगे 24 पहले करेंगे ओके फिर छुट्टी करते हैं आप लोग की ये मिटा दूं 23 बाद में करेंगे 24 पहले करेंगे चिंकी मिंकी हो तुम दोनों अब इसमें तो 3 चीजें दे रखी हैं तो बेटा 3 वर्टिसेस दी हुई हैं ऐसे क्वेश्चन किए हुए हैं हमने अरे तो हुए हैं आपको कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हैविंग द पॉइंट्स ए कितना है और बी कितना है एफ बी सी कितना है ए कितना है बताओ बहुत इजी है क्वेश्चन ये देखते हैं कौन मेरे को ओरली बताएगा पहले दिमाग लगा के 1/2 रूट 21 अरे ये क्या बोल रही है मैं आंसर नहीं बोल रहा हूँ मेथड पूछ रहा हूँ ओरली Position vector. ये पोजीशन वेक्टर्स है अगर मैं स्केलर में जाऊं तो मैं कैसे करूंगा मनन अगर स्केलर में जाऊं तो तो distance formula से करेंगे. ये माइनस ये वेक्टर ये माइनस ये वेक्टर ये माइनस वी तो मेरे पास आ जाएगा एसी वेक्टर आ जाएगा ऐसे करके मैं 3 वेक्टर निकालूंगा कल ही तो क्वेश्चन किया था ये वाला मैंने ए बी से सी ठीक है अभी भी आपको वही 3 वेक्टर निकालने पड़ेंगे लेकिन उसमें भी तीनों वेक्टर निकाल के फिर क्या किया था याद करो हमको एरिया निकालना था एरिया नहीं निकलता उससे एरिया ऑफ ट्रायंगल वेक्टर क्रॉस से ही निकलेगा हाँ जी तो आप एक बात बताओ सबसे पहले कौन से 2 वेक्टर ले लें हम इसमें एक ए बी वेक्टर बना लो बड़ा आएगा. नहीं मेरे को आ रही है ए बी से ए बी एक मिनट ये वेक्टर हुआ और ये बी सी वेक्टर हुआ और ए सी वेक्टर हुआ ऐसे निकालते हैं ना ये भी ए से सी की तरफ जाएगा ये भी ए से सी की तरफ जाएगा क्या कहते हैं इसमें इन्होंने पूछा है कि किस क्यों सेम है तो वो बस नॉर्मल एक क्योंकि इन्फ्लेशन नहीं हुई सेम तो तभी होती वो है डिपेंड करता है ना क्यों सेम है वो तो आपको लिखना पड़ेगा थोड़ा बहुत आपको जो आता लिखोगे सही होगा तो मार्क्स दे दूंगा अगर ऐसा सही होगा तो ए बी वेक्टर बना के बताओ पहले मेरे को और ए सी वेक्टर बना के बताओ बी हो गया बताओ बीसी की जरूरत नहीं पड़ेगी बताओ कितना आ रहा है 1 - 1 0 हो गया माइनस जे 2 - 1 1 होता है तो जे कैप प्लस 3 - 1 हम पहले ए बी करते हैं सर जिस साइड एरो होता है उसको टर्मिनेटिंग देते हैं एरो टर्मिनल माइनस इनिशियल होता है ठीक है ए सी वेक्टर निकालो 2 - 1 1 होगा आई कैप 3 - 1 ये तो 0 हट गया अब इसको मान लो ए वेक्टर इसको मान लो बी वेक्टर अगर मेरा ए इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है हाफ 2ab 2ac ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ये था फॉर्मूला तो पहले ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा फिर यहाँ पुट करना पड़ेगा तो सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालिए मैंने ए बी और ए सी ही क्यों लिया क्यों नहीं दिया यही तो पॉइंट है ये किसी ने पूछा ही नहीं मैं पूछने वाली थी जब मैंने आपको सिखाया था मैंने इसको ए वेक्टर लिया था और इसको बी वेक्टर और इसके बीच का थीटा तो ये दोनों एरोज उधर जा रहे हैं ये दोनों एरोज नीचे को आ रहे हैं एक पॉइंट से यहाँ पे कोई एरो नहीं है यहाँ पे एक एरो एक पॉइंट यहाँ पे दोनों एरोज सिर्फ एक यही पॉइंट है जो एरोज की तरफ जा रहा है क्लियर हुआ इसमें एक एरो है एक पॉइंट है सर लेकिन क्वेश्चन में तो फिर उल्टा करना पड़ेगा ना फिर वो बी ए वेक्टर बन जाएगा सॉरी हाँ ए बी है फिर बी ए वेक्टर बनेगा उसका ये अलग चेंज हो जाएगा ना वो भी कर सकता है तू अगर तू वेक्टर चेंज करता है तो पूरी फिगर चेंज करनी पड़ेगी हमारा ट्रायंगल कहता है अगर ये ऐसे ऐसे बनाया था याद करो ये इधर को जाएगा और ये इधर को जाएगा सिर्फ एक ही पूरे ट्रायंगल में वर्टेक्स होगी जहां पे कोई एरो नहीं होगा आपको वो वाले वर्टेक्स के साइड चाहिए याद रहेगा कि नहीं रहेगा सिर्फ एक अनोखी वर्टेक्स होगी जिसपे कोई एरो सिंगल या डबल कोई नहीं होगा या 1 2 3 वाला वो बना ले तो फिर हाँ तो फिर एरो चेंज करने पड़ेंगे ना फिर आपको बस खाली इसी जगह का एरो चेंज होना क्या है? ये ऊपर जाएगा तो ये भी तो ऊपर जाएगा फिर ये भी तो ऊपर जाएगा हमारा ट्रायंगल का रूल क्या है
कि ए से सी तक जा रहे हो तो ये भी तो ए सी से जाओगे, ठीक है। बेटा वेक्टर्स में डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये रीजन समझ आया क्यों लिया ये वाला, इसको देख के लिया है, इसलिए सिर्फ ये ए वेक्टर बनेगा, ये बी वेक्टर बनेगा और ये थीटा बनेगा। पर हमको थीटा की जरूरत नहीं है, हमको तो आई कैप जे कैप चाहिए। तो ए क्रॉस बी का आंसर निकालेंगे आई जे के। यहाँ पे क्या है 0 1 2 फिर 1 2 0। निकालो आंसर क्या आ रहा है। अगर हम जैसे आपने सी में दोबारा लिया, अगर हम बी में दोबारा लेते ले सेम ही आता फिर भी? हाँ आंसर सेम आता है, लेकिन वेक्टर बदल जाता है ना, फिर वेक्टर चेंज करते हैं आप, फिर इनिशियल पॉइंट्स बदल जाते हैं ना। अगर मान लो आप आपके हिसाब से चलते हैं, चलो आप कह रहे हो सर बी पे 2 एरो चाहिए ना, ये कह रही है ऐसे, ये ए से यहाँ तक गया, एक वेक्टर ले, तब भी हम ए सी ए भी लेंगे। -4i प्लस फर्क तो पड़ नहीं रहा ना उससे भी। तो मेरी फिगर मत खराब करो। मेन मेरा जो मतलब था कि वो लिया, वो आपको 3 में से कौन से 2 लेने, समझ आ गया, जहाँ पे वर्टेक्स नहीं है, एरो नहीं है, सॉरी। इसका आंसर बताइए निकाल के क्या आ रहा है। -4i प्लस 2j -4i कैप प्लस 2j कैप। मैंने निकाला है। उसने निकाला है भाई, उसने निकाला है, मैं देख रहा था उसको। अब हमको ये नहीं चाहिए, इसका क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे मैग्नीट्यूड, रूट में आएगा 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 16 प्लस 4 20 प्लस 1 रूट 21, रूट से बाहर नहीं आ सकता, यही आपका आंसर होगा। साथ में मैं लिख दूंगा स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि ये एरिया है। क्लियर हुआ एरिया कैसे ही है। आज बिल्कुल सिंपल चीज रख रहे हैं, सिर्फ मॉड। अभी थीटा पे आया ही नहीं मैं क्वेश्चन पे, क्योंकि उसमें एन कैप का पंगा डालता है, इसलिए मैं वहां नहीं आ रहा अभी फिलहाल मैं यहीं पे अटका हूँ। सिंपल सिंपल चीजें करो आज। ये तो इतना बड़ा आंसर था इसका भी, छोटे भी कैसे लिखूं? किसमें बेटा, ये वाला तो, इसमें तो पॉइंट नंबर बोल, ये वाला कौन सा, ये वाला इसका इतना बड़ा आंसर था। क्यों? हाँ 2 मार्क्स का लिखो, 5-6 लाइनें, 4-5 लाइन लिखो बहुत है, 5 लाइन लिख दो बहुत है। तो जरूरी तो सारे लिखने तेरे को, तो अपने हिसाब से कोई आंसर बना, यही तो हमारे को क्रिएटिविटी चाहिए। इतने सारे पॉइंट्स हैं, तो 2 पॉइंट लिख दे कोई। हाँ तो नहीं होता लिख दो, उसके बाद 2 पॉइंट लिख दो, बस बहुत है। ये तो खुद बनानी ना, सारे मत लिख दियो, मार्क्स काटूंगा इस बार तेरे। नेगेटिव मार्किंग एक इसकी 2 बंदों के नेगेटिव मार्किंग शुरू करनी पड़ेगी, एक तेरी और उसकी।